theory of gases. थोड़े तो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा हमारा? फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स. वेव्स एंड ऑसिलेशंस या ऑसिलेशंस एंड वेव्स. इस पर अकेले बैठे हो क्या? अरे आ गया, अच्छा लगता है. क्या मालूम कुछ समझ में आ जाएगा. समझ गए? चलो तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखो. ये देखो क्वेश्चन, देखो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास ऑफ हीलियम एट एनटीपी. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 3/2 RT. बट जब RT लेते हैं तो RT का मतलब कितने मोल्स की होती है? वो 1 मोल की होती है. और KT लेते हैं तो कितने की होती है? 1 मॉलिक्यूल. कितने की होती है? 1 मॉलिक्यूल की. यहां उन्होंने बोला मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द यूनिट मास ऑफ द हीलियम. अच्छा, हीलियम जरा लिखना अपनी कॉपी में. हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस. हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस. Helium is a monoatomic gas. Therefore, the degree of freedom is how much? बोल तो जल्दी से. 3. Helium is a monoatomic gas. Degree of freedom is 3. देखो जरा, क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT. 3/2 RT होता है 1 मोल गैस के लिए. तो 1 मोल गैस के लिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया 4 से. किससे डिवाइड कर दिया? 4 से, क्योंकि 1 मोल का मास कितना होता है? 4. तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया. तो मास यूनिट मास के लिए आते हैं नहीं आते? तो यानी 3/2 RT फॉर 4 ग्राम्स 1 मोल डिवाइडेड बाय 4 कर दिया फॉर यूनिट मास ऑफ द हीलियम. कैलकुलेट हो गया. एनटीपी में T का वैल्यू 273 केल्विन डालोगे. एनटीपी होता है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन. और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर इज हाउ मच? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो चलो 3/R2 और आपने R की वैल्यू डाल दिया है. ये आ गया 8.31 और वैल्यू निकाल दिया तो आंसर आ गया जूल्स. आप देखो 8.31. दिस इज द वैल्यू ऑफ R इन जूल्स पर मोल. जूल्स और मोल की वैल्यू है. तो चलो ये वैल्यू हो गया 850. ये तो था इस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले चेंज किया केल्विन में. और 100 + 273 दैट इज 373. और ये वैल्यू हो गया 1162.36. तो क्या मैं इसको सॉल्यूशन को देखो टिपवा दूं? ये तो सही नहीं होता है बिल्कुल भी. सॉल्यूशन को टिपना तो बिल्कुल ही गलत है. आप तो ऐसे कर लो, उसको मैं बोल देता हूं आपको. देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT/m फॉर 1 ग्राम. तो 3/2 ठीक है. R का वैल्यू ठीक है. टेम्परेचर कितना हो जाएगा एनटीपी पर? 273 ठीक है. और मास हो गया 4. बस इतने जूल्स हो गया आंसर. और अगर आपको चाहिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो T का वैल्यू हो जाएगा 100 + 273 दैट इज 373. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT/m. कर लोगे अब अपने आप? फटाफट न्यूमेरिकल कॉपी करो जल्दी से. 3/2 RT. यानी कि अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर देखोगे तो सबसे बड़ा फॉर्मूला टेम्परेचर को यूज करता है हमेशा. सबसे बड़ा फॉर्मूला किसको यूज करता है? टेम्परेचर को. इट ऑलवेज यूजेस द टेम्परेचर. नहीं झूठ बोल रहे. ऑनलाइन वगैरह आज दोस्त कर रहा होगा प्रोजेक्ट तुम्हारा लगा रखा है. तो ये क्या हो गया?
क्या मुझे पता नहीं क्या होता है। बेटा आ गया ना, तो सबसे आगे नहीं, मिस पटेल अकेली हो रही है वहां पे। थोड़ा जल्दी करना कॉपी क्वेश्चन ताकि हम लोग आगे चल सकें, टाइम वेस्ट होता है ना। तो ये प्रॉब्लम सीधा समझ में आ गया। इसमें मेन क्या चीज यूज हुआ एग्जैक्टली टेम्परेचर, और टेम्परेचर का वैल्यू एनटीपी। एनटीपी दिखाने की जरूरत है क्या मुझे किसी को? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 into 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हो गया। चलो क्या कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी। आपको याद होगा वी मीन का फॉर्मूला कितना था? √8 kT बाय, अच्छा वी आरएमएस की वैल्यू कितनी थी? एक तो थी 3p बाय रो, और एक और थी √3 kT बाय m। अच्छा फिर एक और कौन सी आ गई थी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो क्या थी? याद आ रहा है वैल्यूज? फॉर्मूला लर्न करने का गेम है पूरा। अब क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। जी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन बीइंग 32, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो यार वी आरएमएस पूछा है, या तो ये ले लो या ये ले लो, कुछ भी ले लो। तो मेरे हिसाब से तो के का वैल्यू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपको याद है ना। और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? एसटीपी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब हम टेम्परेचर को सिर्फ केल्विन में बोलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन होता है उससे। तो टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस कितना हो गया? 32। इसके अंदर वैल्यू डालिए और आंसर पाइए। इसके अंदर वैल्यू डालिए और आंसर पाइए। जितनी बार आप फॉर्मूले लिख के देखोगे उतना ज्यादा बार लर्न हो जाएगा। वी बार मतलब नॉर्मल मीन वेलोसिटी जो होती है, फिर वी आरएमएस और वी मोस्ट प्रोबेबल। एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एमपी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैं छोड़ दूं, इसको हो जाएगा अभी। सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, √3 kT। के का वैल्यू R/N होता है। के का वैल्यू क्या बोलते थे हम लोग? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टेम्परेचर इन केल्विन, m इज द मॉलिक्यूलर मास। सिंपल। अच्छा ये यार, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कूल लेवल पे ये नहीं आते बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं। स्कूल लेवल पे नहीं आते, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं। जो लोग शुरू से अच्छे से पास होते आ रहे हैं फिजिक्स में, और जिनको ये पक्का है कि अक्सर मैं फिजिक्स में तो पास हो जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, तो फिजिक्स में चाहे आप 55 मार्क्स आए, चाहे 65 आए 11th में, चाहे 75 आए, चाहे 85 आए, चाहे 95 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कितनी नॉलेज, कितना प्रैक्टिस, कितनी तैयारी करके आप आगे 12th में जाते हो, उससे फर्क पड़ता है। तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल ट्राई करो, सारे कॉन्सेप्चुअल्स ट्राई करो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ट्राई करो, स्पेशली किसके, जितने भी टॉपिक्स अभी चल रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं स्कूल में आने के लिए रेडी नहीं, बट ये कॉम्पिटिशन में आता है। दिस इज फ्रीक्वेंटली कमिंग क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिशन। तो हम लोग, अब जो बच्चे लोग पास ही नहीं हो पा रहे होंगे स्कूल में, तो वो लोग तो बोलेंगे अरे सर आपको उसके कराओ, पास तो होने दो सर पहले। तो वो लोग क्या करेंगे, पास होने के लिए इन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। इन क्वेश्चन को पास, इन क्वेश्चन के बिना आप ठीक है 11th में पास भी हो गए, 12th में भी हो गए, बट उसके बाद कहीं नहीं जाओ, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद डेड एंड पे। जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, जिनके एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे, वो लोग देखो, डेड एंड का मतलब क्या है? डेड एंड का जो भविष्य होता है वो होता है डस्टबिन। डेड एंड का डस्टबिन मतलब जो लास्ट जो कंज्यूमर होता है वो चीजों को फिर किसमें डाल देता है? डस्टबिन। तो ऐसे कॉलेजेस भी बहुत सारे होते हैं जो डस्टबिन कॉलेजेस होते हैं।
ऐसे कॉलेजेस जिसमें कोई नहीं जा रहा, आपको बोल रहे हैं बेटा आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 11th में सप्लीमेंट्री आई थी कोई बात नहीं, 12th में भी आई है कोई बात नहीं, आप हमारे एडमिशन लें। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या क्वालिटी वो लोग ले रहे होंगे। तो वो उनमें आप मतलब वो फिर वो एक चंदा चढ़ाने वाली एजेंसी है, नथिंग एल्स, जहां आपको चंदा चढ़ाना। क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जैसे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लगाओगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप तो नॉर्मल लगा लो ना, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT अपॉन M या RT by N या 3/2 KT। 3/2 KT K लगाते ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितने मॉलिक्यूल की आएगी? एक मॉलिक्यूल। क्या लिखा है इधर क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। कहीं कोई वर्ड ऐसा लिखा है जो हिंट कर रहा है मुझे कि भैया एक ही मॉलिक्यूल की निकालना है? क्या? ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। देखो कल जब मैं नीचे पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि इसके न्यूमेरिकल ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फॉर्मूले का ज्ञान हो, वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। के का वैल्यू दे दिया आपको और टेम्परेचर कितना दे दिया? 293। कैसे पता लग गया 293 केल्विन हो गया टेम्परेचर? इसको मैंने किसने चेंज कर दिया? केल्विन। बस टेम्परेचर केल्विन में चेंज करो और आंसर बाहर, खत्म था। हो गया बच्चे लोग? क्या चलो अच्छा, इन लोगों ने कुछ और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने की कोशिश करी है, उसकी जरूरत हमको है। उन्होंने बोला है कि हाफ केटी जो होता है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होता है एनर्जी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा, और दैट डिपेंड्स ऑन द गैस कि गैस कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं। तो चलो न्यूमेरिकल्स में इसमें इससे ज्यादा की और ज्यादा जरूरत कुछ खास नहीं है। एक ये न्यूमेरिकल दिखा है मुझे, अच्छा न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल AIEEE 2005 में है। AIEEE 2005 a gaseous mixture containing of 16 gram of helium and 16 grams of oxygen। अरे बाप रे, यानी ये 2 गैसेस का मिक्सचर है। भैया पहले अकेली गैसेस पढ़नी थी, लेकिन यहां पे तो कितने की बात करने लगे लोग? मिक्सचर। उन्होंने बोला गैसेस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 grams of helium gas, 16 grams of oxygen gas. Find the ratio of Cp by Cv। जरा C चेक करना, C कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है। कैपिटल का मतलब इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन मोल्स। ये मोल्स के बारे में बात करेंगे। AIEEE 2005 एक क्वेश्चन कॉपी कर लो जरा अपनी कॉपी में, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करो, छोटा सा है। इसमें हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है और ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक गैस है। हीलियम का फॉर्मूला He होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, डायटॉमिक गैस। A gaseous mixture consisting of 16 grams of helium, 16 grams of oxygen. To find the ratio of Cp and Cv of the mixture. ओके बच्चे लोग, क्या अब एक फॉर्मूला। देखो ये एक फॉर्मूला है नया। ये क्या फॉर्मूला है बच्चे लोग? ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया कभी आपको, बट ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आ रहा है। ये बोल रहा है कि अगर 2 गैसेस का मिक्सचर होता है, अगर 2 गैसेस का मिक्सचर है तो उसका CV निकालने का तरीका है N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। यहां पे जो μ1 है ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस।
यानी उन्होंने बोला सर एक गैस का नंबर ऑफ मोल्स लो, उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लो, प्लस दूसरी गैस का नंबर ऑफ मोल्स लो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लो, डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। ये फॉर्मूला है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। हेडिंग डालो अपनी कॉपीज में, सीवी मिक्सचर्स। सीवी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका क्या चाहिए आपको, मिक्सचर्स का चाहिए सीवी। CV is required for the mixtures. तो μ1 CV1 plus μ2 CV2 upon μ1 plus μ2। अब μ1 की वैल्यू जरा मैं ढाल देता हूं। सबसे पहली बात तो CV की वैल्यू होती कितनी है, CV की वैल्यू कितनी थी, F/2R। याद आ रहा है कुछ? तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले हीलियम गैस, हीलियम गैस है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम है, तो चलो 16 अपॉन 4, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी, 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो ये हो जाएगा 3/2R प्लस μ2 कितना है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 अपॉन 32, और CV हो जाएगी डायटोमिक गैस के लिए कितना, 5/2RT, 5/2R डिवाइडेड बाई, और एक तो हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया 4, और एक हो गया 1/2। चेक करो क्या ये CV ऑफ द मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया। हीलियम का नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर आप केमिस्ट्री में नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम्स तो हो गया 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है हीलियम का, 4 मोल्स, ये हो गया μ1 का। ऐसे ही हमने μ2 भी निकाला, इसको कॉपी करके प्लीज पढ़ा, 16/4 into 3/2R plus 16/32 into 5/2R upon 4 plus 1/2। ये सब तुम लोग के स्कूल में कराया था क्या, है ना? कॉन्वेंट स्कूल में कराया गया था ये वाला लेवल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर। पता नहीं समझाया था कि नहीं समझाया था, लेकिन अभी अब आप लोग समझ रहे हो अच्छे से। अब समझ लीजिए उसमें क्या है। हो गया? 16/4 into 3/2R, 16/32, 32 समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, 5/2R डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस की होती है 5, कल हमने डिस्कशन किया था, और हीलियम की होती है 3, मोनोटोमिक गैस। अच्छा CV समझ में आ गया, CV समझ में आ गया, तो CP की वैल्यू कितनी होती है, CP की वैल्यू होती है CV प्लस R। तो क्या CP अपॉन CV का रेशो आ जाए, कितनी आ जाए, CP अपॉन CV का रेशो, सिंपल। ये देखिए, ये जो तुम लोगों को मैंने करने के लिए दिया था उसकी वैल्यू 29/18R आई होगी, चेक कर लो। जो मैंने तुम लोगों को करने के लिए दिया था उसकी वैल्यू आई होगी 29/18R, और CV का वैल्यू निकाल दिया, तो 1 + 29R अपॉन 29/18, और सॉल्व किया तो 47/29। 1 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 29/18R। देखो अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं कर दूंगा 29/18R प्लस R, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 18, 29R प्लस 18R, ये हो गया 47R अपॉन 18, ये हो गया CP। फॉर्मूला वैल्यू चाहिए CP/CV की, तो 47 अपॉन 18R, और CV की वैल्यू हो गया 29/18R, तो ये कट जाएगा 47/29। अगर आपको मुझसे ही समझना 47/29, इसको डेसिमल्स में अब आप लोग कर सकते हो। CP/CV डायमेट्रिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1।
तो बच्चे लोग न्यूमेरिकल्स अभी और भी काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े इजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं मानते। मैंने एक वाला क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि रेफ्रिजरेटर वाला, कि अगर कोई एक रेफ्रिजरेटर होगा और रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप खुला छोड़ दोगे तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा। देखो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पर कॉपी करके छोड़ रहा हूं, आपको ट्राई करने हैं। अगर आपने आधे आधे भी ट्राई कर लिया तो सफिशिएंट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। चल अब इस बुक का एक फायदा हो गया अच्छा कि हमारा टॉपिक नहीं कोई छूटा है, हम लोग लगातार बिल्कुल एक एक टॉपिक को करते जा रहे हैं, स्वीप करते जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10। ये क्या थी? ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स। सबसे पहला टॉपिक होगा ऑसिलेशंस। देखो इतने टॉपिक हैं इसके अंदर पढ़ने वाले, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड डॉपलर इफेक्ट, इतने टॉपिक है। लास्ट 4 चैप्टर्स हैं अभी, दीज आर द लास्ट 4 चैप्टर्स, लास्ट 4 चैप्टर्स है। इसके बाद जय श्री राम हो सकता है ना, लेकिन अभी तो चलते जाओ, तो टाइम थोड़ा। हर एक चीज को बिना समझे आगे मत जाना, पहले समझो, प्रैक्टिस करो घर में साथ साथ। तो चलो हेडिंग डालो अपनी कॉपीज में, एसएचएम, यानी ऑसिलेशन एंड वेव्स का पहला टॉपिक है एसएचएम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग यही है बस, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो एकदम से ना मोड चेंज हो गया, अब हम टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करेंगे, हीट के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशंस के बारे में। और जो भी कोई ऑसिलेशन आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको बेस्ट तरीके से माइंड के अंदर बैठाना चाहते हो तो हर एक चीज को पेंडुलम के हिसाब से समझिए। हर एक चीज को किसमें देखिएगा? पेंडुलम। पेंडुलम एक एसएचएम है, पेंडुलम एक वाइब्रेटरी पार्टिकल है, पेंडुलम एक वाइब्रेटरी सिस्टम है, ऑसिलेटरी सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम है, सब कुछ है उसके अंदर। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसएचएम की। सबसे पहला टॉपिक हो गया पीरियोडिक मोशन। शायद आपको मालूम है पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम लोग? पेंडुलम। पहला एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम लोग? पेंडुलम। उसको सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं। अब आप ना 6 और एग्जाम्पल समझ लीजिए जिनको हमें इस वाले टॉपिक में बात करनी है। 5 या 6 है, मैं बताते जाऊंगा कैसे कैसे। सबसे पहली बात तो एक पेंडुलम लिया और पेंडुलम को लेके उसको बॉब को इधर खींचा और उसको छोड़ दिया। तो पेंडुलम स्टार्ट पेंडुलम स्टार्ट इट्स मोशन। दिस इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज ये मीन पोजीशन को बार बार अपने चेंज कर रहा है, मीन पोजीशन को बार बार अचीव कर रहा है, बार बार मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, बार बार मीन पोजीशन पे आ जाता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। और ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। और एक और मोशन, क्या अर्थ का रोटेशन भी पीरियोडिक है? अकरेंस ऑफ सीजन्स पीरियोडिक है। लेकिन इनके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है दूसरी बारे में
मुझे बात करनी है स्प्रिंग के बारे में, कि अगर आप एक स्प्रिंग ले लो रिजिड सपोर्ट से और स्प्रिंग को लेकर ऐसे करके खींच के छोड़ दो, तो स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो वो स्प्रिंग ऐसे ऐसे होने लगे। तो ये जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन, ये जो मोशन है कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। इवन अगर ऊपर से ऐसे वर्टिकल लटका हुआ स्प्रिंग और उसको मैंने उसके मांस को पकड़ के खींच के छोड़ दिया तो वो भी ऐसे करके ऑसिलेट करने लगेगा। दिस इज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, दो मोशन हो गए। तीसरा मोशन एक सिंपल ये है कि अगर आपने लिक्विड लिया और उस लिक्विड में एक डब्बे को ऐसे रखा और इस डब्बे को ऐसे रख के आपने ऐसे नीचे दबाया, ये है पानी, ये है डब्बा, और आपने नीचे ऐसे दबाया और छोड़ दिया, तो ये डब्बा जो है ऐसे ऐसे करने लग गया। इट इज लाइक दिस। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो इस ऑसिलेशन को भी क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। ये भी एक टाइप का कैसा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। फोर्थ मोशन हम लेते हैं कि अगर अर्थ के बिल्कुल बीच में, अगर अर्थ के बिल्कुल बीच में एक टनल को खोद दिया जाए और उसमें कोई चीज गिरा दी जाए, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डायमीट्रिक टनल। क्या नाम बोलते हैं इसको हम लोग? डायमीट्रिक टनल। क्या नाम है इसका? डायमीट्रिक टनल। तो इफ द टनल इज डायमीट्रिक, अगर एक टनल डायमीट्रिक है, हमने एक टनल को डायमीट्रिक खोदा और छोड़ दिया और उसके अंदर कोई चीज गिरा दी, तो उसके अंदर कोई चीज गिरा दी तो वो लगातार इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, बार बार ऐसे करके ऑसिलेट करेगी। उसका मोशन भी पीरियोडिक ही होगा। उसका मोशन भी क्या होगा? पीरियोडिक। इट्स मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक। क्या हो गया पीरियोडिक मोशन? Periodic motion हो गया if a body is dropped in the tunnel through the center of the earth, then the body must execute simple harmonic motion. ये body क्या execute करेगी? Simple harmonic motion. चलो क्या हो गया भैया? अच्छा, और 1 2 3 4 बाई चांस में एक आधा और होगा, मैं बोल, हाँ, YouTube ये लीजिए, बस बस बस। ये देखो, हम लोगों ने एक लिक्विड ले लिया यूट्यूब में, और लिक्विड ले लिया जब यूट्यूब में, तो यहां से हमने लिक्विड को नीचे प्रेस कर दिया। तो जब लिक्विड को नीचे प्रेस करोगे तो यहां से लिक्विड ऊपर उठ जाएगा, और प्रेस करने के बाद छोड़ दिया। देखते जाओ ध्यान से, हमने लिक्विड को प्रेस किया और यहां से क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो जैसे लिक्विड को छोड़ा, जैसे लिक्विड को छोड़ा, तो देखो ये लिक्विड ऐसे करेगा। अरे कुशल, जाओ नीचे जाओ, ऐसे देखो देखो, इट इज लाइक दिस। बैग लेके नीचे चलो, बैग लेके नीचे चले जाओ। 3 बार बोलूंगा कि रिकॉर्डिंग पे, समझो ना बात को। कुशल, बैग लेके नीचे चले जाओ। सो रहे हो क्लासरूम में बहुत देर से, मुझे लग रहा था शायद 2 मिनट में उठ जाओगे। ये सोना ही तो नीचे जाके सो जाओ, गेट अप। अरे जल्दी जाओ, कहां सोओगे? तो नीचे जाके सो रहा है। घर जाके सोना है या फिर रास्ते में किसी पुलिया पे सो जाना साइड में? चलो, तो लिक्विड का मोशन ऐसे ऐसे होगा, वो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, वो अपने पीरियोडिक मोशन में। तो लिक्विड का मोशन जो ऐसे ऐसे होगा, ये भी क्या होगा? ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन होगा, ये भी एक पीरियोडिक मोशन होगा। इतने मोशंस को हमने पढ़ना है 11th। इतने मोशंस को हमने 11th में पढ़ना है। 1 2 3 4 5, हो सकता है कोई एक दो और भी पढ़ ले। तो अब बच्चे लोग, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन, अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन वो होता है पीरियोडिक मोशन जो बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करते रहे और वो रुके ही ना। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक मोशन। इस डेफिनेशन को नोट करो और ये पांचों के पांचों डायग्राम बना लो फटाफट, पांचों के पांचों।
सब लोग भी होशियार है ना, वो सब। मेरी क्लास कल तो है ही है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परसों भी कंडक्ट करूंगा मेरी क्लास। परसों को तुम लोगों का तो 26 जनवरी का कोई एपिसोड नहीं है क्या? स्कूल में तो जाओगे स्कूल में? जाना पड़ेगा सर, कंपलसरी। कितने लोग जाएंगे हाथ ऊपर करो। स्कूल जाओगे कितने बजे तक आ जाओगे स्कूल से? 3 बजे तक। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, है ना? रिकॉर्डिंग देख लेना। परसों पक्की उम्मीद है 2 घंटे की क्लास होने की, और मॉर्निंग आवर्स में उम्मीद है और शायद 10 बजे के आसपास हो जाओगे जल्दी। मैं पूछूंगा कोचिंग आओगी मुझसे, सोने का नहीं। Yeah. Sit. चलो चलो, तो कितनी चीजें हो गई हैं? 5 चीजें हो गई जो कि मैं आपको पीरियोडिक मोशन के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तो पीरियोडिक मोशन चलिए क्लियर हो गया। पीरियोडिक मोशन के बाद आता है एक ऑसिलेटरी मोशन। वन इज द ऑसिलेटरी मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में फर्क है। जैसे अर्थ घूम रही है वो एक पीरियोडिक मोशन है। हेलेस कॉमेट 76 ईयर्स के बाद में आता है, वो होता है पीरियोडिक मोशन। अब चलो, ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जो मैंने आपको सिखाया अभी। वो एक ऐसा मोशन है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड पोजीशन के टू एंड फ्रो बार बार इधर उधर रिपीट होता रहता है। वो इट पासेस इट्स मीन पोजीशन अगेन एंड अगेन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट वी कॉल इट? दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। अ मोशन दैट रिपीट्स itself over and over after a regular interval of time। देखो ये तो डेफिनेशन हो गई पीरियोडिक मोशन की। ये तो रेड कलर की लाइन है, ये कौन सी डेफिनेशन है? मेरी पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन। ओके, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन सच अ वे दैट इट रिमेन कन्फाइंड विद इन 2 फिक्स्ड बाउंड्रीज। ये भी जरूरी है ऑसिलेटरी मोशन में, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम को अगर मैंने ऐसे घुमा, देखो इधर, तो ये पेंडुलम का जो मोशन है ना, दिस इज पीरियोडिक मोशन, बट दिस इज नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी होगा कि जब पेंडुलम अपने मीन पोजीशन के कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। ये मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑसिलेटरी मोशन। और खास बात, इसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होंगी। इसकी क्या होंगी? फिक्स्ड बाउंड्रीज होंगी। इसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो क्या होंगी? फिक्स्ड। इट ऑलवेज मूव्स विद इन फिक्स्ड बाउंड्रीज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में 3 चीजें हैं। नंबर 1 कि इट इज मूविंग और इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पीरियोडिसिटी होनी चाहिए उसमें, कि बार बार एक रेगुलर इंटरवल के टाइम में आने वाली चीज है। दैट इज हैविंग इट्स पीरियोडिसिटी। पहली बात। नंबर दूसरी बात, वो मीन पोजीशन के अराउंड बार बार वो ऑसिलेट करेगा। मीन पोजीशन के अराउंड बार बार वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, और मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाएगा
विद इन फिक्स्ड बाउंड्रीज वो हमेशा ऑसिलेट करेगा। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन, और दूसरा नाम है इसका वाइब्रेटरी मोशन। जरा एक बार पढ़िएगा पूरी डेफिनेशन को। उन्होंने क्या बोला? अ मीन मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट इट्स मीन पोजीशन such that it remains confined within two well-defined limits called extreme positions on either side of the mean position. It is called oscillatory or vibratory motion. तो इसका मतलब oscillatory और vibratory motion periodic होते हैं। तो सुनना ध्यान से, all oscillatory motion are periodic, but all periodic motions are not oscillatory. कॉपी करो जल्दी से। नया टॉपिक है बिल्कुल एक, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। बाई चांस किसी बच्चे को अगर मैं यहीं से भी पढ़ा दूं फिजिक्स तो चलेगा, समझ में आ जाएंगी उसे। तुम लोग यार पेपर किस दिन है? और मैथ्स का? उससे पहले 15 को मैथ्स का, केमिस्ट्री का 10। यहाँ कितना सिलेबस बचता है केमिस्ट्री? तुम लोगों ने बताया सबको कि सर हमारा केमिस्ट्री का पेपर 10 फरवरी को है फाइनल, बता दिया? क्या लग रहा है, उम्मीद हो जाएगा केमिस्ट्री का सिलेबस? ऑर्गेनिक एक ही चीज है ना, ऑर्गेनिक के अंदर क्या है? हाँ बुक्स में तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 पीरियोडिसिटी, नंबर 2 मोशन अराउंड टू मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन, आना जाना, क्रॉसिंग द मीन पोजीशन अगेन एंड अगेन, and it must vibrate within 2 fixed boundaries. It is called oscillatory motion or vibratory motion. All oscillatory motion has to be periodic, but all periodic motion are not necessarily to be oscillatory. जितने भी periodic होंगे वो सारे oscillatory हों ऐसा जरूरी नहीं है, बट जितने भी oscillatory होंगे उनका सारा periodic होना जरूरी है। ये कॉन्वेंट स्कूल में क्वेश्चन आया था ना, अब समझ में आएगा वो क्या था। मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया था जो आपको बोल रहे थे कि वो सर कॉस ओमेगा टी और वो सब, अब समझ में आएगा वो कहां से आया क्या है। हो गया कॉपी? क्या ये लिखा गया आपने? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस हैज टू बी पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरीली टू बी ऑसिलेटरी मोशन। जितने भी ऑसिलेटरी होंगे वो पीरियोडिक होंगे, बट सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं। तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन जनरली जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे ये सारे ऑसिलेटरी थे। आप याद करो, हर एक चीज मीन पोजीशन के अराउंड बार बार ऑसिलेट कर रहा था। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सारे एग्जाम्पल्स मैंने जो आपके दिमाग में पिक्चर बनाई है ना, वो यही है और कोई है ही। अब चलो उससे पहले अब सुनो, मुझे एक मैथमेटिकल
एक फंक्शन की जरूरत थी जो ऑसिलेटरी मोशंस को रिप्रेजेंट कर सके। मुझे एक मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत थी जो ऑसिलेटरी मोशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। वो थे साइन और कॉस। वो कौन थे? साइन और कॉस। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू, कई बार r की जगह पे बुक्स में a भी लिखा होता है। a इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले हम पेंडुलम पे समझते हैं। इधर देखिए, ये एक पेंडुलम है, ये बोलता है ये मेरा एमपी है। एमपी मतलब मीन पोजीशन। फिर बोलता है सर मैं ऐसे ऑसिलेट करता हूं, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मेरी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन में। हमेशा मैं ऐसे जाता हूं, ऐसे जाता हूं, ऐसे जाता हूं, हमेशा मैं यहीं तक ही जाता हूं, यही मेरा ऑसिलेशन है। तो चलो, जब पेंडुलम यहां होगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पेंडुलम यहां होगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पेंडुलम यहां होगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम एंड द मीन पोजीशन। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। लिखिए अपनी कॉपीज में कि व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट, when a particle oscillate, it oscillates to and fro about the mean position. When a particle oscillate, it moves to and fro around the mean position. It oscillates to and fro around the mean position within fixed boundaries. Within fixed boundaries, it moves to and fro. It moves to and fro. Around the mean position. It moves to and fro around the mean position within fixed boundaries. Within fixed boundaries. Now, the maximum displacement of a particle. Now the maximum displacement of a particle. Now the maximum displacement of a particle around its mean position. The maximum displacement of a particle around its mean position is called amplitude. Is called amplitude. Is called amplitude. It is denoted by A, small a. It is denoted by, कोई लोग A से डिनोट करेंगे, कोई स्मॉल A से, कोई कैपिटल A से, कोई R से। इधर देखो, इधर देखो, एक पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, इधर देखो, ऐसे अगर ऑसिलेट कर रहा है तो मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रहा है मीन पोजीशन से, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। इट इज अ टाइप ऑफ अ एम्पलीट्यूड। तो बच्चे लोग, भाई ए तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब एक टर्म होती है टाइम पीरियड। शायद समझ में आता होगा टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच अ पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इधर देखो, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये मिला के 1 हो गया। 25% ऑसिलेशन, 25%, 25%, 25%। तो जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है उतने टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। लिखो अपनी कॉपी में, the time taken by a particle to complete one cycle or one vibration. The time taken by the particle to complete one cycle or one vibration one cycle or one vibration, it is called time period.
कॉल्ड टाइम पीरियड। बोला सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। It is denoted by capital T, it is measured in seconds. It is denoted by capital T and it is measured in seconds. कैपिटल T से डिनोट करते हैं और सेकंड से मेजर करते, सेकंड्स में मेजर करते हैं। अब इधर देखो, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं ओमेगा को? एंगुलर स्पीड। आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते थे रेडियंस पर सेकंड। याद करो आप लोग, रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू होती थी 2 पाई बाई टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी। यानी ये जो इक्वेशन हो गई है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये हो गई है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक स्मॉल टी और एक y। इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक स्मॉल टी और एक y। स्मॉल टी वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम एट टाइम टी। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंडुलम को पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोला सर मैं तो हमेशा ही ऑसिलेट करते रहता हूं। मैंने कहा अच्छा यार ये बता, 4:15 और 20 सेकंड पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना था मीन पोजीशन से? भाई कोई जरूरी तो नहीं है कि वो इतना ही होगा, मैक्सिमम ही होगा। हो सकता है वो यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो। तो यानी दिस एक्सप्रेशन रिलेट्स बिटवीन द टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट। यानी इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। बोलो आने लगे क्या समझ में भी? तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी एंड इंटू टी। ये एक एक्सप्रेशन है जो मैथमेटिकली हम लोग को बहुत तरीके से पढ़ा देता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये किसको बता देता है हमको? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सुनिएगा ध्यान से, पार्टिकल के ऑसिलेशन में मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, टाइम पीरियड है, डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एक और टर्म है वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है बार बार, और सर उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होता है बार बार। ओहो, इसका मतलब मुझे इसके अंदर एक्सेलरेशन भी पढ़ना है और मुझे इसके अंदर साथ में क्या पढ़ना है? वेलोसिटी भी पढ़नी है। मुझे सिंपल हार्मोनिक यानी इस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ये जो पेंडुलम आपने पढ़ लिया, मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि यार ये बता 1 सेकंड पर तुम कहां हो? बोला सर मैं यहां हूं। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बता, तेरी वेलोसिटी बता और एक्सेलरेशन बता कितना है। इतनी सारी चीजें पूछेंगे हम, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी धीरे धीरे मुझे पेंडुलम को या किसी भी वाइब्रेटरी पार्टिकल के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना है, वेलोसिटी भी पढ़ना है और एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया, मैंने कहा मुझे एक वैसे मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत है जो मुझे किसी वाइब्रेटरी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन दे सके, बट उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फिक्स्ड होनी चाहिए। उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होनी चाहिए? फिक्स। जैसे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस ने अप्लाई कर दिया, बोला साहब हम ले लेंगे, जैसे अप्लाई कर दिया ई ने एक्सपोनेंशियल, तो हमने बोला भैया तुम्हारी तो वैल्यूज इंफिनिटी है। बोलने लगे अच्छा सर लॉग, हमने कहा नहीं लॉग तो नेगेटिव में जाता ही नहीं। फिर आया साइन, फिर आया कॉस, तो ये दोनों लोगों ने क्वालिफाई किया। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? साइन एंड कॉस। साइन बहुत अच्छे से एसएचएम को समझा पा रहा था और कॉस बहुत अच्छे से कॉस बहुत अच्छे से इसको एसएचएम को समझा पा रहा था, वाइब्रेशन को समझा पा रहा था। कॉस और साइन बोलते थे सर हम आपको डिस्प्लेसमेंट भी बता देंगे। मैंने कहा किसी भी टाइम में बता दोगे? बोला हाँ सर हम बता देंगे। मैंने कहा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी भी बता दोगे? बोला यस सर हम बता देंगे। एक्सेलरेशन बता दोगे? यस सर हम बता देंगे। कौन कौन बोल रहे हैं? साइन एंड कॉस। तो बेसिकली अब हम लोग आगे की कहानी पूरी साइन और कॉस में ही पढ़ते जाएंगे। साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, हम इसी में पढ़ते जाएंगे, इसके आगे जरूरत पड़ेगी मुझे। तो बच्चे लोग चलिए अब हमारा टॉपिक आगे चलता है। मैंने आपको काफी कुछ आइडिया दिया, अभी कुछ डेफिनेशन ये लोग बता रहे हैं। अभी तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने करा दी है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको अभी
करा दी है, आपके दिमाग में वाइब्रेशंस को बैठा भी दिया है, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, देखो ये आना चालू हो गया। पीरियोडिक फंक्शंस, कौन सा फंक्शंस? पीरियोडिक फंक्शन। ft इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी और कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी। मैं समझाऊंगा ये क्या है, कैसे है, ये बहुत ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं होता, बट फिर भी हल्का हल्का बताएंगे। तो अच्छा, क्या आपके स्कूल्स में यहाँ तक पहुंच चुके हैं क्या? ना तो सिलेबस खत्म सिलेबस खत्म हो गया, और ये सब हो गया। ये पढ़ाया गया, यस हम लोग यहाँ पढ़ाया गया, यस। क्या क्या? सर बता रहे थे कि क्या क्या हमने जितने फॉर्मूले थे उनको डिराइव करके बता हाँ, डेरिवेशन करते हैं, करते हैं ना, चलो कोई। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के अपने टाइम को काफी कुछ मैनेज कर लिया। अब आज है अभी 24 और 24 जनवरी में लास्ट उसमें पहुंच गए यूनिट में। तो लास्ट यूनिट में पहुंचने का मतलब ये है कि हम बड़े आराम से अब अपने सिलेबस को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत आराम से हम सिलेबस को खत्म भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। बल्कि अगर एक दो चीजों का रिवीजन की जरूरत होगा तो वो भी कर लेंगे, हमारे पास टाइम है बहुत। ये उन 7-7 घंटों का कमाल है जो आप लोगों ने लगाया है ना स्पेशली। बट ये पक्की बात है कि जो मैंने कराया वो आपको भी करना पड़ेगा। जो मैंने करा अल्टीमेटली तो एग्जाम आपने देना है, हमें आपको मदद करनी है। हमने आपको कोई पास कराने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। चलो फिर अब बच्चे लोग, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब कितना होता है? 2 पाई बाई टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल टाइम वेरिएबल है, कैपिटल टाइम फिक्स्ड है, y वेरिएबल। मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने दोनों को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। आई हैव डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स। तो जैसे मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया है dy बाई डी टी, ये हो गया है a, और d ओवर डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। चलो सीखना, dy बाई डी टी तो हो गया वेलोसिटी, यानी सब डिस्प्लेसमेंट से आपने क्या निकाल दिया? वेलोसिटी। एंड इट इज द ब्यूटी और इट इज द एबिलिटी ऑफ द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन ने शुरू में बोल दिया था, सर मैं आपको ना डिस्प्लेसमेंट भी बता दूंगा, वेलोसिटी भी बता दूंगा, एक्सेलरेशन भी बता दूंगा। हमने कहा अच्छा बता वेलोसिटी। बोला सर देखो ये तो ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस ओमेगा टी। याद आ रहा है? और ओमेगा टी का अलग से करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। इसको बोलते थे FOFCR है, FOFCR, फंक्शन ऑफ फंक्शन और चेन रूल। याद करो आप, फंक्शन ऑफ फंक्शन और चेन रूल। कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन का करोगे तो आ जाएगा कॉस, साइन ऑफ ओमेगा टी इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा। या फिर यहां पे ऐसा लिख सकते हो d ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक और एक्सप्रेशन आ गया किसका? वेलोसिटी का। अब सिर्फ एक किस चीज का बचा है? एक्सेलरेशन, वो भी कर देता हूं हाथ क्या। तो v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी का कितना होगा? माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू यानी ए ओमेगा। अच्छा, ओमेगा टी का अलग से करोगे तो क्या एक और ओमेगा आ गया क्या? तो ये हो गया dv बाई डी टी, तो हो गया एक्सेलरेशन, क्योंकि a से कंफ्यूज ना हो इसलिए एक्सेलरेशन कर दिया, इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, और ये भी किसके साथ है? माइनस। तो क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये a साइन ओमेगा टी y होता है क्या? तो हमने प्रूव कर दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। जल्दी से उसको कॉपी करो, इसके बाद कल करेंगे, जल्दी से कॉपी करना। ये मैंने साइन फंक्शन से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इंक्वायरी करी है। तो साइन फंक्शन ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इंक्वायरी को मुझे सबमिट किया वापस से कि सर एक्सेलरेशन यहां पे इतना होगा और डिस्प्लेसमेंट इतना होगा और वेलोसिटी इतना होगा। इसको कल मैं दोबारा भी कराऊंगा और इसके मीनिंग भी समझाऊंगा एक वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ।
ओके बच्चे लोग